हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अराइज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 ईयर्स के लिए, जिसमें से हाल ही में मथानिया मिर्च को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग को के लिए प्रस्तावित करने हेतु फ्रांस की एक प्रतिनिधिमंडल जोधपुर सर्वे के लिए आया। मथानिया मिर्च का निरीक्षण करने के बाद टीम केंद्र और राज्य को एमओयू का औपचारिक प्रस्ताव सौंपेगी। वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 इसे नियंत्रित करता है। मतलब भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण कराना और उसका संरक्षण करना, जैसे कोई भी वस्तु जिनको जीआई टैग मिल गया है उसका पंजीकरण करवाना है, न्यू वस्तु है, और उसका संरक्षण करना है ताकि कोई उसकी कॉपी नहीं कर पाए, कोई उस लोगों का यूज नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक अधिनियम बना हुआ, एक्ट बना हुआ है 1999। ठीक है। ये अधिनियम डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते और डब्ल्यूआईपीओ के पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड समझौता और लिस्बन समझौता के तहत शासित होता है। इसकी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसका शासन, मतलब जो इसको मैनेज करती है, वो डब्ल्यूटीओ होती है। और ये एक नाम और चिन्ह नाम होता है, जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया और या चिन्ह हो गया, तो इसका कोई कॉपी नहीं कर पाया। जैसे एडिडास कंपनी होगी तो उसका आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो उसका ट्रेडमार्क होता है। और ये सब डब्ल्यूटीओ उसको देख रेख करता है, जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित उत्पादों के लिए किया जाता है। विभाग भारत में जीआई टैग प्रणाली 2003 से लागू हुई। जीआई पंजीकरण देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग होता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है, देखरेख इसके द्वारा की जाती है। राजस्थान में जीआई टैग ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूड़ा द्वारा, राजस्थान में रूड़ा द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है RURA, रूरल नॉन FARM फार्म डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा की जाता है, रूडा द्वारा की जाता है। रूडा की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण के गैर कृषि क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि क्षेत्र होते हैं। रूडा के 3 उप क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां संचालित होती है, जिसमें से पहला है चमड़ा, दूसरा ऊन व वस्त्र और लघु खनिज। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो रूडा द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकारी योजना क्रमशः स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी आजीविका को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है? एक तो पहली तो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और दूसरी है शहरी आजीविका के लिए। तो इसका सही राइट आंसर होगा PM स्वनिधि योजना और DAY NULM, दीनदयाल उपाध्याय योजना होती है। तो PM स्वनिधि योजना तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और शहरी आजीविका के लिए दीनदयाल अर्बन मिशन होता है। अपने देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत किया जाता है आवास और शहरी गरीब उन्नयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2013 को मौजूदा श्रवण सिंह जयंती शहरी रोजगार योजना को प्रतिस्थापित करके शुरू किया गया था। ये योजना शहरी सड़क विक्रेताओं को संगठित करने, कौशल विकास के अवसर पैदा करने, बाजार आधारित रोजगार पैदा करने तथा ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने, उन्हें स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। तो ये दोनों जो योजना थी उनका पूरा सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा
के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजकोट, गुजरात में किया गया। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने 18 जुलाई को राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये संस्थान देश का पहला ऐसा संस्थान है। उद्देश्य इसका है स्थानीय शासन निकायों के लिए लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना। तो उनको वर्ल्ड के जो भी मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनको उनके लेवल तक उनको ले जाना। लेखा परीक्षकों, अधिकारियों और स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास पहलों के माध्यम से अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सशक्त बनाना। तो कुल मिलाकर उनका अपग्रेडेशन करना है। लेखा परीक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो स्थानीय संस्थान के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनका विकास करना, उनको सिखाना। ऐसा ICAL स्थानीय सरकारों से जुड़े नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखा परीक्षकों के लिए एक सहयोगी मंच होगा। सभी जो भी अपने स्थानीय शासन होते हैं उनके लिए नीति निर्माण करना, प्रशासकों का लेखा परीक्षा करना एक सहयोगी मंच होगा। ठीक है, भारत के CAG के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ली जाती है। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। पद से हटाना राष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र द्वारा या केवल उसी रीति से इन्हें हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसी तरह से इनको हटाया जाता है। CAG अपने पद पर न रह जाने के पश्चात या तो नहीं रहता है तो सरकार के किसी राज्य या सरकार के अधीन किसी पद के पात्र नहीं होगा। मतलब एक बार अपने पद से मतलब जो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो न तो राज्य सरकार या न केंद्र सरकार के अधीन किसी पद के लिए योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग की जांच के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट ओराकिक को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस सी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन हेपेटाइटिस सी वायरस HCV के परीक्षण के लिए ओराकिक नामक किट की इन्होंने मंजूरी दी है। HCV के उन्मूलन में मदद करने वाली ये पहली किट है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है। ये वायरस कई गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकती है। हेपेटाइटिस सी के चलते लीवर में सेल्स होते हैं वो डैमेज होता है, जो पर लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनकी वजह से उनमें सूजन आ जाती है। लीवर में जैसे बोलते हैं कि लीवर में सूजन आ गई, तो इसी वजह से होता है हेपेटाइटिस सी की वजह से, जो अपने लीवर में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली तुलिया मान का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो इसका संबंध जूडो से है। ठीक है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली तुलिया मान पेरिस ओलंपिक 2024 में जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। ओनली ये एक ही है जो तुलिया मान है जो जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तुलिया ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की 9वीं महिला जूडो खिलाड़ी है। ओलंपिक में 78 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में भाग लेगी। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, नौकायन में बलराज और घुड़सवारी में अनुष भी ओलंपिक के लिए भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मतलब एक ही है, बाकी मतलब जैसे अलग अलग खिलाड़ी होते हैं इनके लिए ये मीराबाई चानू है, ये वेट लिफ्टिंग में एकमात्र खिलाड़ी हैं इनकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अपन देखेंगे तो भारत की ओर से 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजावाहक होते हैं, ध्वजावाहक हैं इस बार PV सिंधु और शरथ कमल। ठीक है, और सेफ्टी मिशन में है गगन नारंग। भारत के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, ये भी अपना पता ही होगा, PT उषा। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है तेजस्वी गहलोत। ठीक है,
पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 329 स्पर्धा हैं और 32 खेल आयोजित किए जाएंगे। 32 खेल है इसमें, ठीक है। और शुभंकर है इसका फ्रीजन कैंप। और पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कुल 117 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और जूडो प्रतियोगिता 1 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। और ओलंपिक 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा की जाएगी, लॉस USA, ठीक है। इस बार पेरिस में है और नेक्स्ट 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस में ये एवरी 4 ईयर में आयोजित होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।